हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक एरिथमिया का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक एरिथमिया। सो प्रीवियस पार्ट में जो कि पार्ट सेकंड था कार्डियक एरिथमिया का, उसमें मैंने डिस्कस किया था नॉर्मोटॉपिक एरिथमिया, जिसमें जो ओरिजिन होता है एरिथमिया का, कार्डियक एरिथमिया का जो ओरिजिन होता है वो नॉर्मल होता है। कैसे होता है वो भी हम समझते हैं। सो इस लेक्चर में भी हम कार्डियक एरिथमिया को ही कंटिन्यू करेंगे, बट पार्ट थर्ड दैट इज एक्टोपिक एरिथमिया। सो एक्टोपिक का मतलब होता है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉर्मोटॉपिक का मतलब क्या है। नॉर्मोटॉपिक का मतलब होता है नॉर्मल ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन नॉर्मल होगा। एक्टोपिक का मतलब है नॉर्मल ओरिजिन के अलावा अगर कोई और ओरिजिन होता है तो उसको हम एक्टोपिक बोलते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में भी होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें यूट्राइन लाइनिंग के अलावा कहीं और पर जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाता है। तो इसी तरह से एक्टोपिक एरिथमिया का मतलब है कि अगर नॉर्मल ओरिजिन से, जहाँ से नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं हार्ट में, अगर उससे अलावा कोई और ओरिजिन हार्ट में होता है जहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक एरिथमिया। सो एक्टोपिक एरिथमिया क्या होता है? एक्टोपिक कार्डियक एरिथमिया इज द एबनॉर्मल हार्ट बीट इन विच, अब एरिथमिया क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रीव्यू करें तो एरिथमिया इज एबनॉर्मेलिटी या फिर इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम और हार्ट रेट। हार्ट के रिदम मीन्स जो हार्ट का नॉर्मल पैटर्न है बीट करने का, उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी या फिर इरेगुलरिटी आती है, या फिर हार्ट के रेट में, हार्ट का रेट इज 60 to 100, अगर हम जनरल लें, एक रेंज लें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट है और 72 बीट्स पर मिनट स्पेसिफिकली है एडल्ट में। इससे अगर डिफरेंस आता है, 60 से कम आता है, 100 से ज़्यादा आता है, तो दैट इज हार्ट रेट में इरेगुलरिटी, राइट। सो एक्टोपिक कार्डियक एरिथमिया का मतलब है कि कार्डियक एरिथमिया, हार्ट में इरेगुलरिटी आना, हार्ट के रिदम और रेट में इरेगुलरिटी आना बिकॉज ऑफ एक्टोपिक ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नेक्स्ट इज हार्ट बीट इन विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट अदर देन कौन सा नोड? ऐसे नोड बिकम्स द पेस मेकर। फाइन। सो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में जो ये रेड कलर का नोड है यहाँ पर नोड, ये नोड क्या है? ये सेल्स का नोड है, सेल्स का गुच्छा है। ये जो सेल्स हैं ये मॉडिफाइड और स्पेशलाइज सेल्स हैं, स्पेशलाइज न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं, जो कि अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को खुद जनरेट करते हैं। इसलिए हार्ट में क्या है, ऑटोरिथमिसिटी की कैपेबिलिटी है कि हार्ट अपनी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो खुद से जनरेट कर सकता है। सो ऐसे नोड बोलते हैं इस नोड को। ये क्या है? ऐसे नोड। और ऐसे नोड ही हमारे रेट का, हमारे हार्ट का जो नॉर्मल रेट और रिदम होता है वो सेट करता है। सो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। सो राइट एट्रियम के सुपीरियर वेना केवा के नीचे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सो सुपीरियर वेना केवा के नीचे प्रेजेंट है ऐसे नोड। अब ऐसे नोड से इम्पल्सेस निकलेंगी और ये इम्पल्सेस स्प्रेड हो जाएंगी पूरे एट्रिया में। जब ये इम्पल्सेस एट्रिया में स्प्रेड हो गई, मीन्स एट्रिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये इम्पल्सेस को कौन रिसीव करेगा? एक और नोड, यहाँ पर एक और नोड है, ये जो एट्रिया का सेप्टम है इसके बिल्कुल पास एक और नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के साथ में है, इसका नाम है एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के पास में है इसलिए इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और ये जो ऊपर वाला ये है साइनोएट्रियल नोड। सो साइनोएट्रियल नोड से जो इम्पल्सेस है वो कौन रिसीव करता है? अब यहाँ पर एवी नोड। अब एवी नोड यहाँ पर 0.1 सेकेंड का डिले लेता है इम्पल्सेस को आगे भेजने के लिए। अब एवी नोड ने यहाँ पर 0.1 सेकेंड का डिले इसलिए लिया है ताकि ये जो एट्रिया है ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन फिनिश कर लें और जो वेंट्रिकल्स में ब्लड है वो अच्छे से फिल हो जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिले लेता है। देन जब ये कंप्लीट हो जाता है, एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रॉपरली फिल हो जाता है, तब क्या होता है कि ये जो एवी नोड से जो इम्पल्सेस हैं आगे क्विकली ट्रांसफर होती हैं बंडल ऑफ हिस में, देन परकिंजे फाइबर्स में, और ये इम्पल्सेस देन क्विकली ट्रांसफर होती है और वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो हमारे आयोटा में ब्लड सप्लाई चल जाती है, एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई चली जाती है।
तो दिस इज हाउ नॉर्मली इट वर्क्स। सो हार्ट रेट और हार्ट रिदम हमारा नॉर्मली, जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है नॉर्मली ऐसे वर्क करता है। सो जो ऐसे नोड है, ये जो ऐसे नोड है यहीं से शुरुआत हुई है, यहीं से जनरेट हुई है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। सो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे नोड से जनरेट होती है, इसको बोलते हैं साइनस रिदम। साइनस रिदम हमारे हार्ट की नॉर्मल रिदम है। अगर ऐसे नोड जो कि हमारा प्राइमरी पेसमेकर है हार्ट का, अगर इससे इंपल्सेस जनरेट होती हैं तो हमारा हार्ट रेट कितना होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, जो कि यूजुअली दूसरे अगर हम पेसमेकर्स की बात करें तो उससे ज़्यादा होता है नॉर्मली। सो साइनस रिदम और हमारा जो हार्ट रेट है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल है और ये साइनस नोड मीन्स साइनोएट्रियल नोड की वजह से इसको बोलते हैं साइनस रिदम। लेकिन एक्टोपिक एरिथमिया का क्या मतलब है? नॉर्मोटॉपिक मीन्स नॉर्मल जो ओरिजिन है वो क्या है हमारा एसए नोड, और एक्टोपिक एरिथमिया का मतलब है कि अगर एसए नोड के अलावा कोई और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है कि मैं जनरेट करूंगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। सो किसी भी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, मे बी जो हमारा साइनस नोड है वो अच्छे से वर्क ना करे, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंडक्शन में। तो दो चीजें मैंने बताई थी, एक तो जनरेशन में प्रॉब्लम, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहाँ से जनरेट हो रही हैं ऐसे नोड से, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज कंडक्शन में मीन्स आगे ट्रांसफर होने में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के आगे कंडक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो कोई भी प्रॉब्लम के कारण अगर हमारे एट्रिया के मसल्स, सो जरूरी नहीं पेसमेकर ही, मसल्स भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं बनूंगा क्लास का मॉनिटर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो एबनॉर्मल है। तो हो सकता है एट्रिया के जो मसल्स है वो पेसमेकर की तरह एक्ट करें, हो सकता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एक्ट करे पेसमेकर की तरह, और हो सकता है ये जो बंडल फाइबर्स हैं, ये जो बंडल ब्रांचेस हैं, परकिंजे फाइबर्स हैं, ये पेसमेकर की तरह एक्ट करें। तो इनमें अगर कोई भी स्ट्रक्चर पेसमेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक एरिथमिया। क्लियर? देन आता है हमारा इंपल्सेस प्रोड्यूस बाय दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एक्टोपिक फोकाई। और अगर इन ऐसे नोड के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर अगर पेसमेकर की तरह एक्ट करता है और इंपल्सेस को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम एक्टोपिक फोकाई, मीन्स एक्टोपिक ओरिजिन से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं। अब हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है एवी नोड और एट्रियल मस्कुलेचर एज पेसमेकर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एवी नोड है, एक तो ये वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये पेसमेकर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो एट्रिया का जो मसल है, दोनों एट्रिया के जो मसल्स हैं ये पेसमेकर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कंडीशंस आएंगी, उसको हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। नाउ अब देखो, ये जो एवी नोड है ये भी वेंट्रिकल्स के ऊपर है, और जो मसल्स हैं एट्रिया के ये भी वेंट्रिकल्स के ऊपर हैं, मीन्स अबव हैं, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो सुप्रा मीन्स अबव और वेंट्रिकल मीन्स वेंट्रिकल्स के अबव। सो अगर वेंट्रिकल के अबव कोई स्ट्रक्चर्स है जो कि पेसमेकर की तरह एक्ट कर रहा है, या तो वो एवी नोड हो सकता है या फिर एट्रिया के मसल्स, तो उसको हम बोलेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट करता है, 100 पर मिनट से ऊपर हार्ट रेट चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नाउ इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का अलग से भी कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिकली आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। इसको नेम से घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और पैक। सो अगर कोई भी कंडीशन आती है जिसमें हमारा जो एसए नोड है वो पेसमेकर की तरह वर्क नहीं कर रहा, एसए नोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आगे, तो जो हमारे एट्रिया के मसल है और एवी नोड है वो पेसमेकर की तरह एक्ट करने जब लग जाते हैं तो ये कंडीशंस अराइज होती हैं। तो अब हम इनको लाइन वाइज पढ़ेंगे कि इन कंडीशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कंडीशन के कॉजेज क्या हैं, क्यों होती है कंडीशन, इनका ट्रीटमेंट क्या है। नाउ ये कंडीशंस अगर होती भी हैं तो अगर एट्रिया फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेगुलर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इरेगुलरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन।
तो क्या होगा कि एट्रिया अगर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि एट्रिया अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, उसमें ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं होगा, उसमें ब्लड अच्छे से फिल नहीं होगा तो वेंट्रिकल्स में आगे पास ऑन नहीं होगा, वेंट्रिकल में पास ऑन नहीं होगा तो आगे हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, तो उससे सिम्टम्स आएंगे। वो सारे अभी हम वन बाय वन इन डिसीज कंडीशन में डिस्कस करेंगे। First, we will discuss supraventricular tachycardia, that is SVT, और इसको बोलते हैं paroxysmal supraventricular tachycardia. So supraventricular tachycardia मैंने पहले ही बता दिया that supra means ventricles के above, और ventricle के above कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो एट्रिया के मसल हो चाहे वो एवी नोड हो, अगर ये स्ट्रक्चर्स पेसमेकर की तरह एक्ट करते हैं और हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल का मतलब है सडनली अपीयर होना और देन डिसअपियर भी हो जाना, सो ओकेजनली कम एंड गो, इट्स लाइक दैट। सो पैरोक्सिस्मल का मतलब है कि सडन अटैक आएंगे और ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। सो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इसका मतलब क्या है? इट इज सडन अटैक ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट सडनली इंक्रीज होगा ड्यू टू एक्टोपिक फोकाई अराइजिंग फ्रॉम एट्रियल मस्कुलेचर और एवी नोड। जो एट्रियल मस्कुलेचर है, आर्ट्रिया का मसल, या फिर जो एवी नोड है, यहाँ से अगर एक्टोपिक फोकाई ओरिजिनेट होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इट सिंपली मीन्स कि करंट यहाँ से ओरिजिनेट होता है अगर, तो क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और कितना होगा? मोर देन 150 पर मिनट, मोर देन 150 बीट्स पर मिनट, और इसका जो अटैक है वो सडनली आता है, दैट्स व्हाई इट इज पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब इसमें स्पेसिफिक 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। एट्रियोवेंट्रिकुलर मीन्स हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, नोडल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मीन्स ये वाला नोड, एवी नोड। री एंट्रेंट टैकीकार्डिया मीन्स री एंट्री हो रही है उसकी बार बार वहाँ पे, जिसके कारण टैकीकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? इम्पल्सेस अराइजिंग फ्रॉम एवी नोड ड्यू टू टेम्पररी ब्लॉक इन कंडक्टिंग सिस्टम। अब ये हमारा ऐसे नोड है, वैसे तो ऐसे नोड का काम है इम्पल्सेस को जनरेट करना, लेकिन इस केस में क्या होता है? कुछ टेम्पररी ब्लॉक के कारण, कुछ भी ब्लॉक हो सकता है, कंडक्शन नहीं आ रही है ऐसे नोड से अच्छे से, या फिर ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी और वजह से ब्लॉकेज आ रही है नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे में, तो क्या होता है कि ये जो एवी नोड है हमारा, ये एवी नोड्स क्या करता है? इम्पल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एवी नोड जब इम्पल्सेस जनरेट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? There is an extra pathway, abnormal junctional tissue in heart that causes electrical signals to circle around and around the AV node instead of moving down to the ventricle and trigger rapid heart rate. क्या होता है बेसिकली यहाँ पर? इसमें एक एबनॉर्मल टिश्यू जनरेट हो जाता है, एक एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्म होता है इस कंडीशन में, एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यू। सो यहाँ पर सपोज कहीं एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यू बना हुआ है और इस टिश्यू के कारण, इसको बंडल ऑफ कैंट भी बोलते हैं, इस टिश्यू के कारण एक एबनॉर्मल पाथवे, कोई और ही रास्ता बन गया है कंडक्शन का। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नॉर्मली ऐसे नोड से एवी नोड, देन एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, देन पुरकिंजे फाइबर्स में जा रही थी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, देन ऐसे नोड में आ रही थी, तो ये एक नॉर्मल पाथवे था। लेकिन इस पाथवे में क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया में क्या होता है कि ये जो एवी नोड है इसके आसपास एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है, एबनॉर्मल टिश्यू बन जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो इस एवी नोड के थ्रू ही आसपास, इस एवी नोड के अराउंड ही ट्रेवल करती रहती हैं। सो एक तो नॉर्मल पाथवे चल रहा है ऐसे नोड से एवी नोड, चाहे उसमें प्रॉब्लम है लेकिन समटाइम्स वो ठीक हो जाता है, समटाइम्स वो दोबारा वर्क करने लग जाता है, समटाइम्स वो जो ब्लॉकेज है वो दोबारा अपीयर हो जाती है। सो एक तो ये पाथवे चल रहा है, उसके अलावा अदर देन दैट रैपिडली एक और पाथवे चल रहा है, दैट इज एवी नोड। सो एवी नोड के अराउंड एक और सर्कल चल रहा है, एक और पाथवे चल रहा है जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो रोटेट कर रही हैं
एंड सर्कल कर रही हैं, बार बार एंट्री कर रही हैं उसी पाथवे में वो इम्पल्सेस, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे एट्रिया होते हैं वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन उनमें होती है एट्रिया में। सो दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंटरेंट टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पाथवे एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यू फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू सर्कल अराउंड एंड अराउंड द एवी नोड। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो एवी नोड के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती हैं। वो नीचे जो नॉर्मल पाथवे है, मीन्स उनको वेंट्रिकल में मूव करना चाहिए, वो नहीं होता, एवी नोड के अराउंड ही मूव करती रहती हैं, जिससे क्या होता है, ट्रिगर रैपिड हार्ट रेट। रैपिड हार्ट रेट ट्रिगर हो जाता है एट्रिया में। नेक्स्ट इसका टाइप है एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया। अब इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल पाथवे लिंक्स द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स, हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है। जैसे एवी नोडल री एंटरेंट टैकीकार्डिया में एक एबनॉर्मल पाथवे बना था, इसी तरह इसमें भी एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है। और ये पाथवे क्या है, ये एक टिश्यूज हैं जो कि इस पाथवे को बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यू या फिर बंडल ऑफ कैंट इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि एट्रिया को वेंट्रिकल के साथ एबनॉर्मली कनेक्ट कर देते हैं। एट्रिया को वेंट्रिकुलर के साथ, ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन है, एबनॉर्मल पाथवे है, ये एट्रिया को वेंट्रिकुलर के साथ कनेक्ट कर देता है अदर देन द नॉर्मल पाथवे। एक तो नॉर्मल पाथवे ये चल रहा है कि जो नॉर्मल है, एसए नोड से एवी नोड में इंपल्सेस ट्रांसफर हुई, देन बंडल ब्रांचेस में, देन फिर एसए नोड में। लेकिन ये जो अब नॉर्मल पाथवे बना है, इससे क्या होता है कि एवी नोड से इंपल्सेस जो जनरेट हुई हैं, चाहे वो एवी नोड है या एट्रियल मसल है, वहाँ से इंपल्सेस जनरेट होके मूव की, वेंट्रिकल्स में गई, वेंट्रिकल से दोबारा एवी नोड में एंटर हो गई। सो ये एक बिग लूप, अलग से एक पाथवे बन जाता है, एवी नोड से वेंट्रिकल से, फिर एवी नोड से वेंट्रिकल्स, देन फिर एवी नोड से वेंट्रिकल। तो इससे भी क्या होता है कि जो हमारा एक तो यहाँ पर एक बिग लूप बन गया, मतलब एक बिग सर्कल सा बन गया, और उसी के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो रिवॉल्व कर रही हैं, जबकि इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को वेंट्रिकल से होकर एसए नोड में वापस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एवी नोड में दोबारा एंटर कर जाती हैं। सो ये एक सर्कल बन रहा है, एक लूप बन रहा है। और ये बेसिकली कौन सी डिसीज कंडीशन में होता है, वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में। सो वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में ये एक एबनॉर्मल लूप बन जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और ये जो इंपल्सेस है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ही ट्रैवल करती रहती हैं एक सर्कल की तरह, वो एसए नोड में एंटर नहीं होती, जिसकी वजह से जो एट्रिया का जो हार्ट रेट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, एट्रिया रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अदर देन द नॉर्मल पाथवे। सो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया और जो टैकीकार्डिया है वो राइज हो जाता है। सो दोनों ही कंडीशन सिमिलर हैं। एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, इसमें क्या होता है, एवी नोड के अराउंड ही इंपल्सेस घूमती रहती हैं। इसमें क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया में, इसमें एवी नोड के साथ साथ एट्रियल मसल के साथ साथ वेंट्रिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं थोड़े, और ये जो इंपल्सेस हैं ये ऐसे मूव करती रहती है एक बिग लूप में। सो दोनों ही कंडीशन में एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यू बनने की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो इंपल्सेस हैं वो नॉर्मल पाथवे ना फॉलो करके ये अलग से अपना पाथवे बना लेती हैं। नॉर्मल कभी कभी पाथवे चल भी रहा है, वो अपना वर्क अलग से करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये जो अब नॉर्मल पाथवे बना है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एट्रिया में रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और इट मीन्स हार्ट रेट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। नाउ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, अभी जो हमने एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया पढ़ा है, या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया, इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं। नाउ कॉज क्या होंगे, एक तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है। सो एबनॉर्मल पाथवे क्या है, एबनॉर्मल टिश्यू। सो ये जो टिश्यू है ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मल पाथवे या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट इन हार्ट। अगर हार्ट में कॉन्जेनाइटल मींस बाय बर्थ ही कोई एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्म हुआ है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। सो वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो एट्रिया
या तो एवी नोड के आसपास ही रिवॉल्व होती रहती हैं, उसी के अराउंड एंड अराउंड ही घूमती रहती हैं, या फिर एट्रिया और वेंट्रिकल में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है और एक लूप में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो रिवॉल्व होती रहती हैं। सो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। सेकेंड इज अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया है, सो टिश्यू डैमेज अगर मायोकार्डियम का कहीं से भी हो जाता है तो वो फॉल्टी सिग्नल्स जनरेट करता है, जैसे कि कोई स्कार टिश्यू बन गया है, कहीं पर स्कारिंग हो गई है, किसी सर्जरी की वजह से स्कार बना है मायोकार्डियम टिश्यू में, या फिर कोई प्रीवियस हार्ट अटैक की वजह से, तो उससे क्या हो सकता है, या तो जो ऐसे नोड से कंडक्शन निकल रही है उसमें जो ऐसे नोड से इंपल्सेस निकल रही हैं वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और जो कंडक्शन है वो आगे पास ऑन नहीं हो रही, या फिर जो स्कार टिश्यू बना है वो खुद से भी इंपल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। सो फॉल्टी सिग्नल्स ये जनरेट हो जाते हैं अगर कोई भी स्कार टिश्यू बन जाता है, कोई डैमेज हो जाता है हार्ट मसल में, वो हार्ट अटैक से भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी से हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से हो सकता है, सो किसी भी कंडीशन से हो सकता है। नेक्स्ट इज CNS स्टिमुलेंट्स। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जो कि सक्सेसिवली देन क्या करता है, हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे कि कैफीन हो गए, अल्कोहल, स्मोक, कोकीन, एम्फीटामिन्स, या फिर इवन स्ट्रेस और एंजाइटी, सो ये सभी कंडीशंस क्या है, CNS स्टिमुलेंट्स है, जिससे हमारा हार्ट स्टिमुलेट हो जाता है और हमारे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इंपल्सेस रैपिडली जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा थायराइड डिसीज, अगर आपकी जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो हार्ट रेट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो हार्मोन्स से भी इनिशिएट होता है, सो हार्मोन्स से रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन से रिस्पॉन्ड करता है, या फिर एड्रेनलिन है उस हार्मोन को भी रिस्पॉन्स करता है उसके लिए भी। नेक्स्ट इज सिक साइनस सिंड्रोम। अगर जो हमारा एसए नोड है दिस वन, सो एसए नोड में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सिक है, बीमार है, अच्छे से इंपल्सेस जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो भी जो फॉल्टी सिग्नल्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं और जो एवी नोड या फिर जो एट्रियल मस्कुलेचर है, एट्रिया का जो मसल है, वो एज अ पेसमेकर वर्क कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया। सो स्लीप एपनिया क्या है, सोते टाइम आपके जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो उसकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ये ट्रिगर हो सकते हैं। सो दीज आर सम कॉजेस। देन उसके बाद हम चलते हैं सिम्टम्स पर। सो सिम्टम्स बहुत ही ईजी है। अगर तो आपकी कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है तो आपको सिम्टम्स माइट भी अपीयर ना भी हो, इन क्रिटिकल कंडीशन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, एंड मोस्टली ये जो कंडीशन है ये यंग में होती है। सो यंग और एडल्ट्स में ये कंडीशन होती है विद नॉर्मल हार्ट। सो क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल भी है, कॉन्जेनाइटल ही एबनॉर्मली टिश्यू डेवलप हो रहा है, तो इसलिए एडल्ट्स में ये प्रोमिनेंट हो जाती है कंडीशन। सो जो सिम्टम्स है वो क्यों अपीयर होंगे, अगर हमारे एट्रिया जो है वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो एट्रिया है वो अच्छे से ब्लड से फिल नहीं हो पाएगा। जो रिलैक्सेशन टाइम है, एट्रिया को रिलैक्स होने का जो टाइम है, जब ब्लड फिल हो जाता है, डायस्टोल होता है, तो वो एट्रिया को नहीं मिल पाएगा और एट्रिया रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, इसमें क्योंकि एक बिग लूप बन रहा है तो वेंट्रिकल्स भी रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एट्रिया ज़्यादा रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो इसलिए क्या होगा कि अगर ब्लड अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा हार्ट में, तो ब्लड अच्छे से आगे पंप नहीं हो पाएगा। तो अगर ब्लड हमारी बॉडी में पंप नहीं होता तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो क्या सिम्टम्स आएंगे, एक तो हार्ट रेट इंक्रीज है, इसलिए रेगुलर बट रेसिंग हार्ट बीट, तो हमें ऐसा लगेगा हमारा हार्ट रेस कर रहा है, रेस लगा रहा है, तो इतनी जल्दी बीट कर रहा है। तो रेगुलर, इसमें क्या होगा, जो हार्ट रेट होगा वो रेगुलर होगा लेकिन इंक्रीज होगा, दैट इज 120 to 230 बीट्स पर मिनट तक इंक्रीज हो सकता है। देन डिजीनेस, चक्कर आएंगे क्योंकि हमारी बॉडी को अच्छे से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, फैटीग, थकावट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, पाल्पिटेशंस, हमें अपनी हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट फील होगी और ऐसा भी लगेगा कि एक्स्ट्रा हार्ट बीट आ गई है या फिर ऐसा लगेगा कोई मिस हो गई है हार्ट बीट, तो पाल्पिटेशंस फील होंगी और फेंटिंग, इवन चक्कर भी आ सकते हैं अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हार्ट रेट को सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे और फीचर्स देखेंगे कि पेशेंट में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, क्या क्या सिम्टम शो हो रहे हैं। हम पेशेंट से उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको सिम्टम्स
कितनी जल्दी अपीयर होते हैं, सडनली अपीयर होते हैं और कितनी देर तक रहते हैं, ये हमने पेशेंट से पूछना है। साथ में उनको चक्कर तो नहीं आते। सो ये सभी कंडीशंस हमने जो साइन एंड सिम्टम्स है वो पेशेंट से पूछने हैं। उसके साथ ही हमने पेशेंट से जो कॉजेज हैं वो भी पता करने हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी पता करने हैं कि कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट की। उसके लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, कार्डियक MRI कर सकते हैं, कार्डियक CT स्कैन कर सकते हैं। स्कार टिश्यू, कोई सर्जरी हुई थी पहले हार्ट की, कोई हार्ट अटैक आया था, तो वो भी हमने पूछना है। और उसके अलावा कोई आप स्ट्रेस में हैं, कोई एंजाइटी है किसी चीज़ की, कैफीन ज़्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, एम्फेटामिन्स कंज्यूम कर रहे हैं, थायराइड डिसीज़, थायराइड टेस्ट करेंगे, सिक साइनस सिंड्रोम। सो ये सब स्पेसिफिक चीज़ें हमने पेशेंट से पूछ लेनी है। कोई फैमिली में ऐसा पर्सन था, फैमिली हिस्ट्री थी हार्ट डिसीज़ की, तो वो भी हमने पेशेंट से पूछनी है। उसके बाद हम जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो हम ECG से पता लग जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। सो ECG क्या करता है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। उसमें हम क्या देखेंगे कि जो P वेव है वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। सो इन्वर्टेड होगी और जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो हमारा नैरो होगा। सो ये स्पेसिफिक ECG में शो होगा। उसके अलावा हम अलग टेस्ट कर सकते हैं, थायराइड टेस्ट कर सकते हैं, राइट, एंड स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम पता कर लें कि पेशेंट जब स्ट्रेस में है, लाइक वो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर जब उसके हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर उसका हार्ट कैसा वर्क कर रहा है, तो स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि थायराइड डिसीज़ के लिए हम थायराइड टेस्ट कर सकते हैं। सो ECG क्या होता है, ECG शॉर्ट टाइम के लिए हमारे हार्ट की एक्टिविटी बताती है। अगर हमें देखना है कि पर्सन डे टू डे एक्टिविटी में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, तो हम हॉल्टर मोनीटर यूज़ करते हैं। हॉल्टर मोनीटर पर्सन के साथ ही अटैच कर दिया जाता है। सो वो हॉल्टर मोनीटर हमें 2 से 3 दिन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बता देता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंटी एरिथमिक स्टार्ट करते हैं पेशेंट की। एंटी एरिथमिक क्या करते हैं, एरिथमिया को कंट्रोल करते हैं, हार्ट को रिलैक्स करते हैं और हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। इसमें हम एमियोडारोन देते हैं। एमियोडारोन्स आर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। एटेनोलोल देते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर है। डिलीटियाजिम देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डाइजॉक्सिन या फिर डिजिटेलिस देते हैं। फ्लिकेनाइड जो कि अगेन सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्विनिडिन सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की तरह भी एक्ट करता है। सो ये सभी एंटी एरिथमिक ड्रग हैं जो कि डॉक्टर कंसल्ट करके पेशेंट के साथ उसके पेशेंट टू पेशेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीकोगुलेंट्स। हमें क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए भी ड्रग देना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे एट्रिया बहुत रैपिडली बीट करेंगे तो उनको टाइम नहीं मिलेगा रिलैक्स होने का। तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो आगे पंप नहीं हो पाता अच्छे से, उसमें ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए वारफेरिन देते हैं। सो ये सभी ड्रग्स डॉक्टर के कंसल्टेंट में, डॉक्टर की सुपरविजन में ही दिए जाते हैं। एंड टाइम टू टाइम इनके लिए टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं जो भी इनके साइड इफेक्ट्स है। जैसे एंटीकोगुलेंट में ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो स्पेसिफिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इसमें सर्जिकल ऑप्शन आता है, दैट इज कैथेटर एब्लेशन। सो कैथेटर एब्लेशन क्या होता है, कैथेटर एक थिन ट्यूब होती है, वेरी थिन लाइक अ वायर, वेरी थिन वायर। तो वो हमारी वेन्स या फिर आर्टरीज है, जैसे कि ग्रोइन की या फिर थाई की आर्टरीज या फिर वेन्स है, वहाँ से इंसर्ट किया जाता है। और ये जो कैथेटर है इसको हार्ट तक पहुँचाया जाता है जहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सपोज यहाँ पर एक्स्ट्रा टिश्यू बना हुआ है, सो यहाँ पर इस कैथेटर को पहुँचाया जाएगा और ये कैथेटर वहाँ पर क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को इंसर्ट करेगा, या तो वो फ्रीजिंग मटेरियल जिसको क्रायोथेरेपी कहते हैं, तो कोल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, या फिर हीट एमिट करेगा। तो जिससे क्या होगा कि ये जो मसल है, जो हमारा एबनॉर्मल टिश्यू बना है, एबनॉर्मल टिश्यू या फिर जंक्शनल टिश्यू जैसे कि वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में, तो उसको ये बर्न कर देगा ये कैथेटर। अगर ये उस एबनॉर्मल टिश्यू को बर्न कर देता है जो कि फॉल्टी सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें पेशेंट क्या करता है, सर्जन बर्न्स द पाथवे दैट कॉजेज एबनॉर्मल सिग्नल। उस पाथवे को ही सर्जन बर्न कर देता है जो कि एबनॉर्मल या फिर फॉल्टी सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज कैथेटर एब्लेशन। कैथेटर एब्लेशन के बाद भी कई पेशेंट्स को नहीं भी नीड पड़ती ट्रीटमेंट लेने की, लेकिन एंटी एरिथमिया या फिर एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, ताकि पेशेंट का जो
हार्ट है वो नॉर्मल हो जाए, उसका जो हार्ट रेट और रिदम है वो नॉर्मल हो जाए, सो इसलिए दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ मैन्योवर्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कैरोटिड आर्टरी मसाज। सो यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी जो है वहाँ पर मसाज की जाती है, जहाँ पर वो 2 ब्रांचेस में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। सो कैरोटिड आर्टरी को मसाज करने का पर्पस ये है, जब हम उसको मसाज करते हैं तो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट को रिलैक्स करते हैं, हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। उसी तरह वाल्सल्वा मैन्योवर है, वाल्सल्वा मैन्योवर भी क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं कि फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, अपने नोज और माउथ को हम बंद कर लेते हैं और फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं। जब हम फोर्सफुली एक्सलेशन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे आयोटा है वो स्क्वीज हो जाता है, वो स्क्वीज होता है तो ब्लड स्पूट होता है। जब वो स्क्वीज होगा तो वहाँ बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो बैरो रिसेप्टर हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। जब ब्रेन में सिग्नल जाता है तो वो देखता है कि हमारी जो आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, स्क्वीज हो रही है, तो वो हार्ट को रिलैक्स करता है और जिससे हार्ट रेट रिड्यूस होता है। सो ये सब मैन्योवर और मसाज परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही परफॉर्म होते हैं। ऐसे घर पर हम ट्राई नहीं कर सकते जब तक हमें नहीं प्रॉपर नॉलेज है। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। सो सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, ये दोनों सिमिलर से ही हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं इनमें। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट फायर फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस इन एट्रियल मस्कुलेचर। इसमें क्या होगा कि जो हमारे एट्रिया हैं, सो ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये है वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसमें हमारे जो एट्रिया के मसल हैं वो एज अ पेसमेकर वर्क करेंगे। इवन एट्रिया के मसल और इवन पल्मोनरी वेन्स कैन ऑल्सो एक्ट एज पेसमेकर। सो इसमें क्या होगा, मल्टीपल लोकेशंस, सो बहुत सारी लोकेशंस में, जो मसल के अंदर बहुत सारी लोकेशन है वहां पर क्या होगा, सर्कस मूवमेंट्स बनेंगी, गोल गोल सर्कस अराउंड एंड अराउंड। सो मल्टीपल लोकेशन जो है पेसमेकर की तरह एक्ट करेगी एट्रिया के मसल में। सो इसमें क्या होगा, मल्टीपल लोकेशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर होंगे, जिससे क्या होगा, एट्रियल मस्कुलेचर में इरेगुलर और रैपिड हार्ट रेट एट्रिया में कोज होगा। सो अगर इतने मल्टीपल लोकेशंस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर हो रहे हैं एट्रिया में, वो भी एट्रियल मसल से, सो क्या होगा, जो एट्रिया है वो रैपिडली प्लस साथ में ही इरेगुलरली, उसका रिदम भी इरेगुलर होगा और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, वो एट्रिया में कोज होगा। और कितना हार्ट रेट होगा, अराउंड 300 to 400 बीट्स पर मिनट। सो इट डिपेंड्स कि कितना क्रिटिकल कंडीशन है। तो 300 to 400 बीट्स पर मिनट रैपिडली और इरेगुलरली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। एज अ रिजल्ट इसको क्या बोलते हैं कि एट्रिया क्या कर रहे हैं, क्वीवर। क्वीवर मतलब शेक, बहुत फास्ट शेक करते हैं। जो एट्रिया बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इट मीन्स कि जो एट्रिया है वो ना तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं ना तो अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं, इतना रैपिडली होता है। ना एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना रिलैक्स होंगे, इट मीन्स ना तो उनमें प्रॉपरली ब्लड फिल होगा ना तो ब्लड आगे जाएगा। तो ये क्या है, एट्रिया इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छे से ना ये रिलैक्स, मतलब इनइफेक्टिव, कोई काम नहीं कर रहे, बस ऐसे फ्लटर फिब्रिलेट हो रहे हैं, क्वीवर हो रहे हैं, शेक हो रहे हैं, जिससे जो ब्लड है वो एक ही जगह पर रहने के चांसेस है, मीन्स एट्रिया में ही रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड के, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से, ब्लड आगे पास नहीं होगा वेंट्रिकल्स में। तो एट्रिया इतना रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो रेशो है वो इवन 3:1 बन जाता है, एट्रिया 3 टाइम्स और वेंट्रिकल्स 1 टाइम ओनली। सो ये इतना रैपिडली और इरेगुलरली एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हमारा एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एट्रिया का जो मसल है वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही है, मल्टीपल लोकेशन से हो रही है, और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है ये सर्कस मूवमेंट शो कर रही है, मींस वहीं पर रिवॉल्व हो जा रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। नेक्स्ट आता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में एक ही डिफरेंस है, एट्रियल फ्लटर क्या होगा, इसमें भी रैपिडली हार्ट बीट होगा और इसमें क्या है, थोड़ा रेगुलर होगा एज कंपेयर टू फिब्रिलेशन। इनइफेक्टिव है, इसमें भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इनइफेक्टिव है क्योंकि ये भी फास्ट रैपिडली बीट कर रहा है। बोथ द एट्रिया बीट रैपिडली लाइक द विंग्स ऑफ अ बर्ड। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा है कि बर्ड्स के जो विंग्स है वो फ्लटर करते हैं, मीन्स जैसे फड़फड़ाते हैं, उसी तरह से एट्रिया एट्रियल फ्लटर में फ्लटर करेंगे और एट्रियल रेट क्या होगा 250 to 350 बीट्स पर मिनट। एट्रियल फ्लटर कैन ऑल्सो लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन। सो ऑलमोस्ट सिमिलर है ये। इनके कोजेस क्या है, कोज हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। सो अगर फैमिली में किसी को है प्रॉब्लम तो जनरेशन में हो सकती है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था बाय बर्थ,
दैट इज वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, तो उसमें भी एबनॉर्मल जंक्शनल टिश्यूज जो बन सकते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। अब ये कॉजेज क्या है जो कि हमारे हार्ट के मसल को डैमेज करते हैं। अगर हार्ट मसल डैमेज होगा उनमें स्कार फॉर्मेशन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, जिससे फॉल्टी सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से CADs कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। सो कॉरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से क्या होगा कि जो मसल है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। सो जिस एरिया के लाइक आर्टीरियल मसल्स हैं और वहाँ की कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उस मसल को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, जिससे मसल डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल्स एबनॉर्मल होने की वजह से भी जो मस्कुलेचर है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और फॉल्टी सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। सो कॉजेज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, जो भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है कॉजेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डिसीज कंडीशंस में डिफरेंस आएगा। थायराइड ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव है तो वो भी स्टिमुलेट करती है रैपिड हार्ट रेट को। नेक्स्ट इज CNS स्टिमुलेंट्स, जो भी हमने स्टिमुलेंट्स पीछे पढ़े हैं वो भी। सिक साइनस सिंड्रोम, अगेन अगर हमारा जो SA नोड है ये सिक है, बीमार है, किसी वजह से वर्क नहीं कर पा रहा, तो सिक साइनस सिंड्रोम की वजह से भी मल्टीपल लोकेशंस पर फॉल्टी सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। प्रीवियस हार्ट सर्जरी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट जो है हार्ट मसल के डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, स्कार टिश्यूज बनने के चांसेस हो जाते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, या फिर स्लीप एपनिया, अगर स्लीपिंग में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सो ये सभी कॉजेज क्या करती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल फ्लटर को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे, ये आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि अगर एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ना रिलैक्स, तो ये क्या जस्ट फ्लटर कर रहे हैं और फिब्रिलेट कर रहे हैं, क्विवर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो आगे पास नहीं होगा। जब ब्लड आगे पास नहीं होगा तो ब्लड यहीं पर थोड़ा सा हिलता रहेगा, बस मूव होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो यहीं पर रहेगा मोस्टली। अगर ब्लड आगे पास नहीं होगा वेंट्रिकल में पास नहीं होगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा जा रहा है, तो ना तो लंग्स में ब्लड जाएगा और ना ही हमारे बॉडी में ब्लड जाएगा। तो क्या होगा, पाल्पिटेशंस क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट रेट हो रही है, रैपिड हार्ट रेट हो रही है, पाल्पिटेशंस फील होंगी, हमें अपना हार्ट बीट फील होगा, पाउंडिंग हार्ट लगेगा, रेसिंग हार्ट लगेगा, जैसे कि रेस लगा रहा हो हार्ट, मिस्ड ऐसे लगेगा, यहाँ तो एक्स्ट्रा बीट्स हो रही हैं, यहाँ कुछ बीट्स मिस हो रही हैं। चेस्ट पेन होगा, हार्ट में ये कंडीशन हो रही है, चेस्ट पेन, एंजाइना लाइक हैवीनेस फीलिंग आएगी, डिजीनेस, चक्कर होंगे। चक्कर क्यों आएंगे, क्योंकि बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, अगर बॉडी को प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी, एक्सरसाइज तो आप कर ही नहीं सकते, नॉर्मल एक्टिविटीज में भी आपको प्रॉब्लम होगी, फेंटिंग, इवन चक्कर आ सकते हैं ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पर, और फटीग, थकावट होगी। सो मोस्टली ये जो कंडीशंस हैं ये हमें ओल्ड पीपल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ओल्ड पीपल जिनको साथ में ही कोई हार्ट डिसीज कंडीशन भी है तो उनमें ये ज़्यादा सीरियस होते हैं और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल अगर किसी पर्सन को कभी कभी हो जाता है तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। नाउ इसमें अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन कोज करते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया कि ब्लड जो है यहीं पर मूव करता रहेगा, आगे मूव नहीं होगा हार्ट से। अगर ब्लड एक ही जगह पर ब्लड की स्टेसिस रहेगी एट्रिया में तो क्या होगा, वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस होंगे। और ब्लड क्लॉट क्या कर सकता है, हमारी किसी भी वेन या फिर आर्टरी में जा सकता है और वहाँ पर ब्लॉकेज कोज कर सकता है, जिससे किसी भी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर ब्रेन में होती है, ब्रेन में ब्लड की कमी होती है तो क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है कि हार्ट इतना ज़्यादा रैपिडली क्विवर कर रहा है, फ्लटर कर रहा है, इससे हार्ट फेलियर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर को डायग्नोज कैसे करेंगे? सो जो हमने पहले स्पेसिफिक टेस्ट पढ़े हैं, जैसे कि थायराइड अंडरलाइंग अगर कोई डिसीज कंडीशन है तो उसके लिए हम थायराइड टेस्ट करेंगे, और जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे कि चेस्ट एक्सरे, कार्डियक MRI, ये टेस्ट तो हम परफॉर्म करेंगे ही। उसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट से, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। उसके अलावा इसमें जो ECG में वेव नजर आएगी वो क्या होगी, जो P वेव होगी वो एब्सेंट होगी, क्योंकि एट्रिया इतनी जल्दी जल्दी रैपिडली और इरेगुलरली बीट कर रहे हैं कि P वेव एब्सेंट दिखाई देगी हमें ECG में। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है,
जो एंटी रिदमिक ड्रग्स हैं जो कि एरिथमिया को ट्रीट करते हैं, अभी हमने डिस्कस किए। एंटीकोगुलेंट्स जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एट्रिया वो इतनी जल्दी जल्दी क्वीवर कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं कि क्लॉट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंटीकोगुलेंट वारफेरिन दे सकते हैं। कैथेटर एब्लेशन, कैथेटर एब्लेशन अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा कि जो टिश्यू स्टिमुलेट हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इम्पल्सेस जनरेट कर रहे हैं, उन टिश्यूज को बर्न कर दिया जाता है। तो वो अभी हमने डिस्कस कर लिया कैथेटर एब्लेशन। इसके अलावा इसमें एक और प्रोसीजर आता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन का जो मेन गोल है ये क्या होता है कि जो रिदम है उसको रेगुलेट करना, जो नॉर्मल रिदम है, साइनस रिदम, उसको मेंटेन करना, उसको वापस से लाना, रिटर्न लाना, दैट इज द मेन गोल ऑफ इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, हम अपने चेस्ट पर, हार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं थ्रू पैडल्स और पैचेस। पैडल्स और पैचेस के थ्रू हम हार्ट को इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे। वो पैडल और पैचेस चेस्ट पर होते हैं, एक फ्रंट पर एक बैक पर हम पैडल या पैच लगाते हैं। इसको देने से पहले हम पेशेंट को सिडेट करते हैं। तो पेशेंट अगर सिडेशन में होगा तो उसको ये इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होता। इसके अलावा सिडेशन के अलावा हम पेशेंट को आईवी लाइन लगाते हैं, एंटी रिदमिक ड्रग्स देते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देते हैं और पेशेंट को शॉक देते हैं। अब शॉक का मेन रीज़न क्या है, हमने रिदम को रेगुलेट करना है, तो हमें मे बी 3 और 4 टाइम्स भी शॉक डिलीवर करना पड़ता है जब तक साइनस रिदम ना आ जाए, जब तक जो नॉर्मल रिदम है और रेट है हमारे हार्ट का वो जनरेट ना हो जाए। तो जब हम शॉक देते हैं तो हार्ट हमारा एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाता है। सो द शॉक stops your heart's electrical activity for a short moment, very short moment के लिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। साथ में ही हम ECG के साथ साथ हार्ट को रेगुलेट और मॉनिटर भी करते रहते हैं। मॉनिटरिंग के साथ ही हम ये सारा प्रोसीजर करते हैं और पेशेंट को इस प्रोसीजर के परफॉर्म होने के बाद भी हम काफ़ी टाइम तक पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। तो शॉर्ट मोमेंट के लिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, हम इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं और फिर हम दोबारा इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं जिससे हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो नॉर्मल हो जाती है। सो नॉर्मल रिदम जनरेट हो जाती है और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिफरेंट लोकेशन से जनरेट हो रही थी ये स्टॉप हो जाती हैं। सो द गोल इज टू रीसेट योर हार्ट रिदम। गोल क्या है, हार्ट रिदम को रीसेट करना। अब समटाइम्स क्या होता है कि सिक साइनस सिंड्रोम मीन्स जो हमारा साइनस नोड है वो वर्क नहीं कर रहा, तो हम पेसमेकर इंसर्ट करते हैं। सो पेसमेकर आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होता है, जो हमें बाहर से लगाना पड़ता है, हार्ट के साथ, हार्ट चेस्ट के पास अटैच करना पड़ता है, तो वो भी हमें लगाना पड़ता है, पेसमेकर भी। और अगर कैथेटर एब्लेशन की बात करें तो कैथेटर एब्लेशन उनमें प्रोसीजर ये होता है, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी पेसमेकर लगा हुआ है सो उस पेशेंट में हम एंटी रिदमिक ड्रग्स और एंटीकोगुलेंट्स हम नहीं दे सकते क्योंकि वो उसे अफेक्ट करता है। तो जिन पेशेंट को ये मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो या फिर उन पेशेंट में ऑलरेडी पेसमेकर है तो हम कैथेटर एब्लेशन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जिन पेशेंट में ऑलरेडी पेसमेकर इम्प्लांटेड हुआ है क्या हम उनमें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन दे सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हम उनमें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन दे सकते हैं, लेकिन हम जो पैड्स हैं, जो पैडल जिनसे इलेक्ट्रिकल शॉक डिलीवर हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक क्या है उस पेसमेकर के सेटिंग को चेंज कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए हम 12 सेंटीमीटर के एटलीस्ट डिस्टेंस पर उसको देंगे। ऑल्सो हम बिफोर और आफ्टर प्रोसीजर जो पेसमेकर है उसकी सेटिंग को मॉनिटर करेंगे कि वो अभी भी उसकी सेटिंग रेगुलेटेड है या फिर नहीं, या फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुई है या नहीं। सो क्लोज मॉनिटरिंग इज वेरी नेसेसरी इन द पेशेंट हु हैव ऑलरेडी अ पेसमेकर इम्प्लांटेड। So this is about atrial fibrillation and atrial flutter. Next आता है premature atrial contraction, that is PAC. So name से clear है, premature atrial contraction means atria prematurely contract होते हैं इसमें, और atrial extrasystole भी इसको बोलते हैं कि atria extra contract हो रहे हैं। So इसमें क्या होता है, premature contraction produced by stimulus arising from atrial muscle। जो atria के muscles हैं उनमें कहीं से stimulus arise होती है, और जो atria है, एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर वेंट्रिकल्स होता है, वो तो नॉर्मल चलेगा ही, उसके अलावा भी एट्रिया जब पूरा वेव PQRST वेव खत्म हो जाता है, मीन्स एक जो है बीट वो खत्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा से प्रीमेच्योर
दूसरी वेव स्टार्ट होने से पहले ही प्रीमेच्योरली एट्रिया दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया या फिर प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पी वेव अपीयर होती है, जो PQRST वेव खत्म होने के बाद एक और एक्स्ट्रा सिर्फ पी वेव अपीयर होती है। वो जो पी वेव होती है स्मॉल होती है और शेपलेस होती है। सो रेगुलर टी वेव के बाद जब PQRST वेव खत्म हो जाएगी उसके बाद एक एक्स्ट्रा पी वेव अपीयर होती है, क्योंकि एट्रिया एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर प्रीमेच्योरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। PR इंटरवल शॉर्ट होता है। ऐसा सिम्टम इसमें जो आते हैं वो कैसे आते हैं, मिस्ड और स्किप्ड बीट। ऐसा लगता है कि जो बीट है वो मिस हो गई है या फिर स्किप हो गई है, या फिर ऐसा लगता है कि हार्ट जो है कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गया है, क्योंकि एक बीट तो एक तो खत्म हो गई, बीट एक जो कार्डियक साइकिल है वो, उसके बाद एट्रिया एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पॉज आता है। ऐसा लगता है कि हार्ट ने कोई बीट मिस कर दी है या फिर हार्ट स्टॉप हो गया थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसी फीलिंग आती है। कॉजेज इसके बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, साइन एंड सिम्टम्स भी सिमिलर रहेंगे, इवन ट्रीटमेंट भी सिमिलर रहेगा। All the links of cardiac arrhythmias will be given in the description box, and if you understood this video then please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.